आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 6। कह रहा है एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मनजी मादा और विषमयुग्मनजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पुनेट वर्ग बनाकर प्रदर्शन कीजिए। तो एक ही जीन स्थल वाले यानी एक ही लोकाई पर स्थित हो। देखिए इंग्लिश में कह रहा है कि यूजिंग ए पुनेट स्क्वायर का प्रयोग करके वर्क आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप फीचर। दृश्य रूप के बारे में हमें दर्शाना है। इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी प्रथम संतति पीढ़ी में, आफ्टर ए क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस फीमेल एंड ए हेट्रोजाइगस मेल। तो हमारी होमोजाइगस फीमेल होगी यानी दोनों में एक ही प्रकार के जीन होंगे, और हेट्रोजाइगस मेल यानी नर होगा हमारा विषम युग्मजी जिसमें अलग अलग प्रकार के जीन में लीन होंगे। फॉर ए सिंगल लोकस, एक ही लोकस में स्थित होंगे यानी एक ही स्थान पर वो स्थित होंगे। तो एक ही जीन स्थल वाले मतलब सिंगल लोकाई पर स्थित होंगे। तो अब देखिए इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि गुणसूत्रों पर विभिन्न लक्षणों वाले जीन एक निश्चित स्थल यानी लोकाई पर स्थित होते हैं। तो जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसमें अलग अलग लक्षण वाले जो जीन होते हैं एक निश्चित स्थल यानी पर स्थित होते हैं, जिनको लोकस या लोकाई कहते हैं। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मनजी मादा जैसे शुद्ध नाटे पौधे और विषमयुग्मनजी नर जैसे संकर लंबे पौधे के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त प्रथम पुत्रीय संतति सदस्यों में 50% प्रभावी लक्षण वाले विषमयुग्मनजी और 50% समयुग्मनजी प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसा हमसे कहा जा रहा है वही काम हम लोग करेंगे। तो होमोजाइगस फीमेल प्लांट लेना है। तो देखिए स्मॉल टी ये होमोजाइगस है, फीमेल प्लांट है, प्योर ड्वार्फ यानी बौना है, शुद्ध बौना है क्योंकि दोनों में स्मॉल टी है। तो अब स्मॉल टी रहेंगे। जब इनका गैमीट बनाया जाएगा, युग्मक बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसको मियोसिस कहते हैं। उस क्रिया में ये आधे आधे बटेंगे, तो एक टी इधर चला गया, एक टी इधर चला गया। अब इसका जब हम हेट्रोजाइगस मेल प्लांट से क्रॉस कराएंगे, जैसा हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि विषम युग्मनजी नर पौधा होना चाहिए, तो विषम युग्मक मतलब अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो एक ये देखिए कैपिटल टी वाला है, एक स्मॉल टी वाला, तो इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। तो इनका जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गए। अब ये हमारे मेल गैमीट हो गए यानी नर युग्मक, और ये फीमेल गैमीट हो गए यानी मादा युग्मक। अब क्या करते थे, पुनेट स्क्वायर वाले हिसाब से अगर हम बनाएं तो 4 खाने बनाते थे। उनके ऊपर देखिए यहाँ पर फीमेल गैमीट लिखा गया है स्मॉल टी, और साइड में मेल गैमीट लिखा गया है कैपिटल टी और स्मॉल टी, जैसा यहाँ पर है। अब इनको लिखा गया, जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और स्मॉल टी से स्मॉल टी बनेगा, स्मॉल टी से स्मॉल टी वाला बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी एक कैपिटल टी रहेगा तो पौधा हमारा लंबा होगा। तो जाहिर सी बात है कि हाइब्रिड टाल लिख रहा है, संकर लंबा, यानी एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, शुद्ध नहीं है, ना कैपिटल टी है और ना ही स्मॉल टी है, बीच का है, संकर है, इसलिए हाइब्रिड टाल लिख रहा है, संकर लंबे हिंदी में देखिए लिखा गया। तो जाहिर सी बात है कि इस स्थिति में क्या होगा कि ये 2 लंबे पौधे हो जाएंगे और ये 2 बौने हो जाएंगे, क्योंकि इनमें स्मॉल टी है,
इसमें एक कैपिटल टी है, अगर एक भी कैपिटल टी आ जाता है तो पौधा लंबा होता है। ये हमारा F1 जनरेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो 2 छोटे पौधे हो जाएंगे बौने और 2 लंबे पौधे होंगे, और जो लंबे होंगे वो शंकर लंबे होंगे, हाइब्रिड टाल होंगे। ये बात को समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, कह रहा पीले बीज वाले लंबे पौधे वाई स्मॉल वाई टी स्मॉल टी का संकरण हरे बीज वाले लंबे स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे से कराने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतत की आशा की जा सकती है। तो कह रहा है कि बीज पीला होगा, तो येलो के लिए चूंकि पीला हमारा डोमिनेंट है, प्रभावी है, और यहाँ पर देखिए एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, यानी शंकर पीला कह सकते हैं। तो चूंकि एक कैपिटल वाई है तो जाहिर सी बात है कि लक्षण तो पीले रंग का ही रहेगा, लेकिन हमारा जो बीज है वो शंकर है। और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी यानी पौधा हमारा लंबा तो है लेकिन शंकर लंबा है, क्योंकि एक स्मॉल टी है तो जाहिर सी बात है कि ये शंकर पौधा है। और संकरण किससे कराते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हरे बीज वाले लंबे पौधे थे। अब हरा बीज है तो हरा रंग हमारा रिसेसिव है, अप्रभावी है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों स्मॉल वाले ही होंगे जीन, इसलिए यहाँ पर स्मॉल वाई लिखा। लेकिन पौधा लंबा है तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, क्योंकि यहाँ पर लंबे का मतलब एक कैपिटल टी होना जरूरी है। तो इसका संकरण करा के हमको बताना है कि फिनोटाइप संतत किस प्रकार के होंगे, लंबे हरे होंगे या बौने हरे होंगे। तो इसको हम फिगर बनाएंगे तो ये बात हमको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बना रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, पीले बीज व लंबे पौधे हैं। तो जाहिर सी बात है इनका क्रॉस कराएंगे तो इसको इस तरह हम लोग बनाएंगे। ये 4 खाने का चार्ट बना लिया। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया, इस तरह से। अब इनको मिलाएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल वाई हो जाएगा, ये स्मॉल टी और स्मॉल कैपिटल वाई हो जाएगा। तो कैपिटल टी कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल टी और इधर लिख दिया है स्मॉल टी कैपिटल वाई। अब इसका दोनों को कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल वाई हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल वाई, और ये स्मॉल टी स्मॉल वाई हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल वाई, ये लिखा है। तो इस प्रकार से इसने बना लिया। इसी तरह इधर भी बनाएंगे, इसी तरह लिख के बनाएंगे तो ये भी निकल के आ जाएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है। तो इसको भी हम इसी तरह बना सकते हैं। अब देखिए इसको भी बना के देखते हैं हम लोग। तो इसको यहाँ बना देते हैं। इधर बना लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो गैमीट बनेंगे तो अलग हो जाएंगे। स्मॉल वाई बनाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल टी। तो देखिए टी कैपिटल टी स्मॉल वाई दो एक ही तरह के हैं, स्मॉल टी एक ही तरह के हैं, इसलिए 4 न लिख के इसने 2 ही लिख दिया है कि कैपिटल टी स्मॉल वाई वाले 2 बनेंगे, स्मॉल टी स्मॉल वाई वाले 2 बनेंगे। अब इनका देखें यहाँ पर क्रॉस कराया है बना करके, तो ये गैमीट इधर मेल लिखेंगे, साइड वाले में फीमेल लिखेंगे। यहाँ पर मेल लिखा है, साइड वाले में फीमेल लिखा है, ऐसे आप भी लिखेंगे। तो देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल वाई। अब इनका क्रॉस कराएगा तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। तो चूंकि
एक भी कैपिटल टी है तो पौधा लंबा होगा, यहाँ तो दोनों है। एक भी कैपिटल वाई है तो बीज पीला होगा। अब इसका इससे कराएंगे, ये लिखा है तो आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक भी कैपिटल होगा तो जो प्रभावी लक्षण है वो प्रकट होंगे। तो एक कैपिटल टी है तो पौधा लंबा होगा, एक कैपिटल वाई है तो पौधा बीज का रंग पीला होगा। अब यहाँ पर देखें कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर कैपिटल टी है तो पौधा लंबा होगा, लेकिन दोनों स्मॉल वाई है तो पीला रंग नहीं प्रदर्शित होगा। अब अप्रभावी वाला लक्षण प्रकट होगा, यानी हरा होगा, तो ये हरा होगा। इसी प्रकार से कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल वाई, तो कैपिटल टी है चूंकि एक ही है और चूंकि प्रभावी है इसलिए पौधा लंबा होगा, और स्मॉल वाई अप्रभावी है तो पौधे का बीज का रंग हरा होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर एक कैपिटल है लंबा होगा, एक कैपिटल वाई है तो पीला होगा, दोनों स्मॉल टी है तो बौना होगा, एक कैपिटल वाई है तो पीला होगा, एक कैपिटल टी है तो लंबा होगा, दोनों स्मॉल वाई है तो हरा होगा, दोनों स्मॉल टी है तो बौना होगा, दोनों स्मॉल वाई है तो हरा होगा। तो अगर अब इसको हम लोग देखें तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यहाँ पर देखिए लंबा और हरा तीन है, लंबा और हरा 1 2 3, तीन लंबे और हरे हैं। लंबा पीला 1 2 3, तीन लंबे पीले हैं। बौना पीला एक ये है और कहीं बौना पीला नहीं है, एक हो गया। बौना हरा एक ही ये है, तो 3 3 1 का अनुपात, 1 1 का अनुपात, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट यानी स्वतंत्र अभ्युहन के नियम में जैसे निकलता था, सेम वही प्रक्रिया यहाँ देखने को मिल रही है। तो लंबे हरे के फिनोटाइप संतत कितने हैं? 6 हैं, लंबे और हरे। तो लंबा और हरा, तो लंबे और हरे 3 है यहाँ पर, तो फिनोटाइप कितने हो जाएंगे? अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक किया है, लंबे हरे के नहीं, केवल लंबे के, लंबे के फिनोटाइप संतति यानी कितने देखने में लंबे पौधे लग रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 पौधे लंबे दिख रहे हैं। बौने हरे नहीं, बौने के फिनोटाइप संतति यानी कितने पौधे बौने दिख रहे हैं, ड्वार्फ दिख रहे हैं। तो 1 और 2 ही बौने हैं देखिए, और कहीं नहीं है, तो 2 पौधे बौने दिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को लिखना है। तो ये जीनोटाइप हो गया, ये फिनोटाइप हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 विषम युग्मनजी जनकों का क्रॉस है और एक किया गया। मान लीजिए 2 स्थल यानी लोकाई संलग्न है, तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं, क्योंकि हिंदी में गड़बड़ी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इंग्लिश का सहारा लेना जरूरी है। तो व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टाल प्लांट विद येलो सीड एंड टाल प्लांट विद ग्रीन सीड, तो लंबा पौधा और हरा बीज, टाल और ग्रीन और ड्वार्फ एंड ग्रीन, ये तो हम लोगों ने कर लिया। 8वां क्वेश्चन देखना है, 7वां देखना है, 8वां देखना। कह रहा है 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड, 2 जनक हैं जो हेट्रोजाइगस हैं, यानी दोनों में अलग अलग प्रकार के जीन हैं। इफ द 2 लोकाई आर लिंक्ड, अगर 2 स्थल आपस में लिंक्ड हों, व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप फीचर इन F1 जनरेशन फॉर ए डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो द्विसंकर क्रॉस में पहली पीढ़ी में फिनोटाइप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी दृश्य रूप
किस प्रकार का हमें दिखाई देगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहली बात तो लिंग सहलग्न स्थिति है, यानी जीन साथ साथ में जा रही है। तो अब इसमें क्या स्थिति बनेगी, लिंग संलग्न गुण हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसी हिसाब से हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए कह रहा है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन के एक साथ वंशागत होने को जीन संलग्न या जीन लिंकेज कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब एक ही गुणसूत्र पे एक साथ जीन स्थित हो और वंशागत हो, यानी अगली पीढ़ी में चली जाए, तो इसे लिंक्ड जीन या जीन लिंकेज कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि संलग्न जीन द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षणों को संलग्न लक्षण यानी लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। जीन संलग्नता यानी जीन लिंकेज के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अनेक प्रयोग किए। ये मेंडल द्वारा किए गए द्विसंकर संकरण के समान। तो जीन संलग्नता के अध्ययन के लिए किसने प्रैक्टिकल किया था, मॉर्गन ने, और किसमें किया था, ड्रोसोफिला में किया था। और ये जो ड्रोसोफिला में इन्होंने प्रैक्टिकल किया वो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर क्रॉस के समान था। अब देखिए आगे कह रहा है कि मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत नेत्रों वाली मादा मधुमक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल नेत्रों वाली मक्खियों के साथ किया। तो ये सब हमने एनसीईआरटी में पढ़ लिया है। इनसे प्राप्त प्रथम पुत्री संतति यानी F1 पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर क्रॉस कराने पर उन्होंने पाया कि ये दो जोड़ी जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं हुए और F2 पीढ़ी का अनुपात मेंडल के नियमानुसार प्राप्त अनुपात 9:3:3:1 से भिन्न प्राप्त हुआ। यह अनुपात दो जीन के स्वतंत्र कार्य करने पर अपेक्षित था। यह संलग्नता के कारण होता है। तो ध्यान दीजिए कि 9:3:3:1 का अनुपात जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम था मेंडल का, उसके हिसाब से ऐसा प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पर बताया इन्होंने कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जीन में संलग्नता थी, यानी वो साथ में लगी हुई अगली पीढ़ी में चली गई, इसलिए 9:3:3:1 का अनुपात नहीं प्राप्त। तो यह स्थिति हमको निकल के सामने आई कि 9:3:3:1 का अनुपात जो मिलना चाहिए था वो नहीं प्राप्त हुआ, और ये न प्राप्त होना जीन संलग्नता के कारण हुआ। जैसा इसमें लिखा है कि दो स्थल यानी लोकाई संलग्न है यानी लिंकेज है, तो इसलिए ऐसा हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि आनुवांशिकी में टीएच मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो जेनेटिक्स में टीएच मॉर्गन का क्या योगदान है, तो जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ड्रोसोफिला में इन्होंने प्रयोग किए थे, तो आनुवांशिकी में टीएच मॉर्गन के योगदान निम्नवत है। तो देखिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो ड्रोसोफिला पर जो प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया मॉर्गन ने, तो उससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो गुणसूत्र होते हैं उन्हीं पर जीन स्थित होता है। एक बात तो ये सामने निकाली। अगला कह रहा मॉर्गन ने क्रिस क्रॉस वंशागत की खोज की। तो जो मॉर्गन था उन्होंने क्रिस क्रॉस वंशागत की खोज की। मॉर्गन व उनके साथियों ने गुणसूत्र पर स्थित जीन युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति को जीन के बीच की दूरी मानकर आनुवांशिक मानचित्र की रचना की, जो गुणसूत्रों पर जीन्स की स्थिति को दर्शाता है। तो क्रिस क्रॉस वंशागत का मतलब जैसे लिंकेज है हमारा, लिंकेज में एक साथ जो है एलील जो जीन होती है चली जाती हैं, अलग नहीं होती। तो 9:3:3:1 का रेशियो जो मेंडल ने प्राप्त किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम में, तो वो वहाँ नहीं प्राप्त हुआ। और अगली बार क्या हुआ कि वो अलग होकर के पुनर्योजन कर लिए, फिर से उन्होंने संयोजन कर लिया यानी रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो दो शब्द हमने पढ़े थे,
एनसीईआरटी में, तो उन्हीं के माध्यम से क्रिस क्रॉस वंशागत की खोज मॉर्गन ने की। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा मॉर्गन ने जीन के उत्परिवर्तन की खोज की। तो मॉर्गन ने जीन के उत्परिवर्तन की भी खोज की, ये भी हमें समझना है। तो जो म्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ा तो उसको भी मॉर्गन ने ही बताया। जीन में मॉर्गन ने विनिमय सहलग्नता की खोज की, यानी रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज की भी बात मॉर्गन ने बताई। उन्होंने सहलग्नता के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज, इसके बारे में भी हमें किसने बताया? मॉर्गन ने बताया। मॉर्गन ने अजनकीय जीन संयोजन को पुनर्योजन यानी रिकॉम्बिनेशन का नाम दिया। अजनकीय जीन यानी जो अलग अलग माता पिता से मिले और फिर कॉम्बिनेशन बनाया, उसे मॉर्गन ने रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन का नाम दिया। तो ये सारी बातें किसने बताई? मॉर्गन ने बताई। तो ये 9वां क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। What is the pedigree analysis suggest how such an analysis can be useful। तो पेडिग्री एनालिसिस यानी वंशागत विश्लेषण के बारे में हम क्या जानते हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, तो इस विषय पे हमें चर्चा करना है। देखिए 9वें क्वेश्चन में इंग्लिश के बुक में ज़्यादा अच्छा दिया है, तो इंग्लिश में आप लोग समझने का ज़्यादा अच्छे से प्रयास करिए। तो अब 10वें क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो वंशागत विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस। तो सबसे पहले हम वंशागत विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस के बारे में समझेंगे। तो कह रहा है मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पर भी आनुवंशिकी के नियम द्वारा प्राणियों की भांति लागू होते हैं। तो मानव पर भी आनुवंशिकी के जो नियम हैं वो अन्य प्राणियों की तरह लागू होंगे, क्योंकि मनुष्य भी एक जीव है और इन्हीं के अनुसार आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। ये जो हम लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं। प्राकृतिक तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों को जीव जंतुओं पर अनेक प्रायोगिक परीक्षण करने पड़ते हैं। मानव पर प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण नहीं किए जा सकते। तो जो हम जीवों पे परीक्षण कर लेते हैं तो वो परीक्षण हम लेबोरेटरी में मनुष्य पर नहीं कर सकते। अतः मानव आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के अधिकांश तथ्य जन समुदायों के अध्ययन एवं अन्य जीवों की आनुवंशिकी पर आधारित है। तो मनुष्य में जो भी हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, तो अन्य जीवों में जो किए जाते हैं उसके आधार पर हम ये मानते हैं कि मनुष्य में भी ऐसा ही होगा। मानव के आनुवंशिक लक्षणों या विशेषकों का पता लगाने के लिए सर फ्रांसिस गैल्टन ने 2 विधियां बताई। तो मनुष्य में कैसे हम आनुवंशिक लक्षणों को समझें, उसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम सर फ्रांसिस गैल्टन था। इन्होंने 2 तरीके बताए। पहला तरीका क्या है? कह रहा है कुछ विशेष आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले मानव कुटुंबों की वंशावलियाँ यानी पेडिग्रीज ऑफ आर जेनियोलॉजीज का अध्ययन। तो हम मनुष्य के जो परिवार हैं उनमें कुछ परिवारों को लेकर के उनका लंबे समय तक अध्ययन करते हैं, तो उसी को पेडिग्री एनालिसिस या जेनियोलॉजीज का नाम दिया जाता है। दूसरा क्या? युग्मनजों यानी ट्विंस के अध्ययन से आनुवंशिक एवं उपार्जित लक्षणों में भेद स्थापित करना। कभी कभी ऐसा होता है कि जुड़वां पैदा हो जाते हैं बच्चे, माँ के गर्भ से एक की बजाय 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको जुड़वां कहते हैं। तो उनको यमज हिंदी में कह रहा है। तो ट्विंस के अध्ययन से
आनुवांशिक एवं उपार्जित लक्षणों में भेद स्थापित करना। आनुवांशिक यानी जो माता पिता से लक्षण आए हैं, और उपार्जित जो उसने खुद अर्जित किया है, यानी खुद के उसके लक्षण है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए। तो ये दो प्रकार के अध्ययन से हम लोग मनुष्य में आनुवांशिक लक्षणों के बारे में कुछ समझ सकते हैं, ये सर फ्रांसिस गैल्टन ने बताया। अब देखें इसमें आगे क्या है, कह रहा है हार्डी बिनबर्ग नामक वैज्ञानिक थे ने पूरे जन समुदाय में आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने की विधि का अध्ययन किया। हार्डे और बिनबर्ग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरे मानव की समुदायों में यानी ग्रुप में आनुवंशिक लक्षणों के निर्धारण की विधि का अध्ययन किया। मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असमानता यानी एबनॉर्मलिटी या रोग का पता लगाने में किया जाता है। तो जो पेडिग्री एनालिसिस है, वंशावली का अध्ययन है, इसके कई फायदे हैं। एक तो लक्षणों के बारे में पता चलता है, या कोई असमानता एबनॉर्मलिटी है उसका पता चलता है, या कोई बीमारी है उसके बारे में पता चलता है। ये सब सीधा एनसीईआरटी में यही लाइनें हम लोग पढ़ चुके हैं। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक प्रतीकों को अग्रांकित चित्र में दिखाया गया है। तो जो पेडिग्री एनालिसिस है उसमें कुछ सिंबल यूज किए गए हैं, उनको आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मेल को इस तरह स्क्वायर से बताएंगे, फीमेल को इस तरह सर्किल से, और सेक्स अनस्पेसिफाइड यानी पता नहीं है किस प्रकार का सेक्स है, तो स्क्वायर ही बनाएंगे लेकिन नुकीला भाग ऊपर नीचे रहेगा। अब अफेक्टेड इंडिविजुअल, अब देखिए ये हिंदी वाली बुक में पूरा कलर एक है जैसे कर दिया है। अफेक्टेड में बीच में लाल होना चाहिए था, इसको देखते हैं, थोड़ा इंग्लिश में हो सकता है दिया हो, इंग्लिश में नहीं दिया है। तो कुल मिला के अफेक्टेड में लाल रहेगा, जैसा हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर मैटिंग यानी संभोग, मैथुन, तो ये नर है, ये मादा है, जैसा यहाँ फिगर से बना है, और तीर से आपस में मिला दिया यानी दोनों का मिलन हो रहा है, तो इसे मैथुन बोलेंगे या मैटिंग। अब अगर दो लकीरें होंगे तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कॉन्सिग्यूनस मैटिंग यानी अपने किसी रिश्तेदार के साथ संभोग कर रहा है कोई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स एबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये माता पिता ऊपर हैं, आपस में मैटिंग किए क्योंकि संबंध दिखाया जा रहा है, मिला दिया लाइन, दो बच्चे पैदा हुए, एक मादा एक नर, तो ये ऊपर वाले माता पिता हैं, नीचे वाले बच्चे हैं। अब कह रहा है इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले लेफ्ट वाला पैदा हुआ, बायां वाला, फिर दायां वाला, मतलब पहले बच्ची पैदा हुई फिर बच्चा पैदा हुआ। मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद पेरेंटल डिजीज, अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से जो है ये बनाया है, ये माँ पिता है, ये माँ है, आपस में मैथुन हुआ, मैटिंग, तो ये नर बच्चा पैदा हुआ। यहाँ पर गोला में लाल होना चाहिए, तो इससे पता चलेगा कि मेल चाइल्ड अफेक्टेड, यानी जो नर बच्चा पैदा हुआ वो बीमारी ग्रस्त है, ये लाल रंग से रंगा होगा, आप एनसीईआरटी देखिएगा और अच्छा स्पष्ट होगा। अब ये अगर इस तरह बना के बीच में 5 लिख दे तो 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, तो इसका मतलब 5 बच्चे अनअफेक्टेड हैं, यानी बीमारी के लक्षण उनमें नहीं है। तो मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त मानक प्रतीक, तो इस प्रकार से मानक प्रतीक हम लोग यूज करते हैं। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यही।